गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपनी सब्जेक्ट की क्लास में बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर, जनरल इंग्लिश, ये तो सबको पता है, सबके लिए कॉमन है। एक पेपर होता है। इसमें आज पहला टॉपिक हमारा है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस करने हैं। ये जो क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन, वो हमेशा है एक्टिव वॉइस में। क्वेश्चन हमेशा एक्टिव वॉइस में आता है। एक्टिव से हमें पैसिव में चेंज करना होता है। और जो हमारा कंपटीशन होता है वो एक्टिव से पैसिव भी आ सकता है और पैसिव से एक्टिव भी, एक दूसरे को इंटरचेंज करते हैं। लेकिन अपने यहाँ ये जो क्वेश्चन आएंगे वो क्वेश्चन एक्टिव वॉइस में आएंगे। एक्टिव से हमें पैसिव में चेंज करना है। इसका जो आंसर होगा वो आंसर हमें देना है पैसिव में। अब जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट है वो जैसे अपन एक सेंटेंस लिखते हैं। सेंटेंस में होता है सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, जिसको बोलते हैं वर्ब। वर्ब में हेल्प वर्ब भी आती है और मेन वर्ब भी आती है। हेल्प वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, ये साइड के लिए होती है और ये क्रिया, ऑब्जेक्ट, अदर्स। इस फॉर्मेट में हमें क्वेश्चन मिलेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स। जो भी क्वेश्चन मिलेगा हमें इस फॉर्मेट में। इसमें कभी कभी चेंज भी आएंगे। एक सेंटेंस होता है, एक टेंस जिसमें हेल्प वर्ब नहीं मिलेगी, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दो ऐसे टेंस हैं जिनमें हेल्प वर्ब नहीं मिलेगी। कहीं कहीं क्या होगा, कहीं ऑब्जेक्ट भी डबल ऑब्जेक्ट मिलेंगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। द टीचर इज टीचिंग इंग्लिश इन द क्लास। वही सेम फॉर्मेट है। सब्जेक्ट हो गया, हेल्प वर्ब हो गई, मेन वर्ब हो गई, ऑब्जेक्ट हो गया, अदर्स। अदर्स मीन्स जब किसी सेंटेंस में, जब किसी वाक्य में प्रीपोजिशन दिया हुआ हो। क्या दिया हुआ हो? प्रीपोजिशन। और प्रीपोजिशन के बाद वाला वो अदर्स होता है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये अदर्स। वही सेम फॉर्मेट है। मैंने दूसरा क्वेश्चन लिखा, द टीचर इज टीचिंग अस इंग्लिश इन द क्लास। इन द क्लास। अब इसको हमें देखना है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वही हेल्प वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट, क्योंकि मेन वर्ब के बाद क्या आता है? ऑब्जेक्ट आता है। और ये अब आप क्या कहोगे? ये अदर्स हो गया। अभी मैंने बताया अदर्स कब होगा? जब किसी सेंटेंस में प्रीपोजिशन दिया हुआ हो, प्रीपोजिशन, उसके बाद वो अदर्स होगा। प्रीपोजिशन के बाद वाले जो सेंटेंस है, जो वर्ड्स हैं, वो अदर्स होंगे। तो इसमें टीचिंग मेन वर्ब है, अस ऑब्जेक्ट हो गया और इंग्लिश भी ऑब्जेक्ट है, जिसको पहले को तो बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट।
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरे को बोलते हैं डायरेक्ट। और इन का क्लास ये क्या हो गया, ये हो गया क्लास। तो ये सेंटेंस था, इसमें हमें दो ऑब्जेक्ट मिले, अस और इंग्लिश, ठीक है ना। यहाँ केवल एंड केवल सेंटेंस का स्ट्रक्चर बताना है कि किस तरह के हमें सेंटेंस मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ केवल एक ही दिया हुआ है। अब आप लोग ये ऑब्जेक्ट एक है तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या हो गया, कभी कभी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट भी आ जाते हैं। तीसरा वाक्य लिखा, द टीचर टीचेस इंग्लिश इन द क्लास। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया। इस सेंटेंस में हेल्प वर्ब नहीं है, इस वाक्य में हेल्प वर्ब नहीं है। अभी मैंने बताया था दो टेंस ऐसे होते हैं जिनमें हेल्प वर्ब नहीं मिलता, प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और पास्ट सिंपल में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, वो भी असर्टिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में, जिनमें हेल्प वर्ब नहीं मिलता। अभी टीचेस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, प्रेजेंट सिंपल। सब्जेक्ट मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट अदर्स। इस वाक्य में हेल्प वर्ब नहीं है। नेक्स्ट वाक्य, the teacher teaches in the class। सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब इन प्रपोजिशन आ गया, इन क्या है, प्रपोजिशन है। अब प्रपोजिशन के बाद क्या होता है, अदर्स होता है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है, सेंटेंस पूरा है लेकिन ऑब्जेक्ट नहीं। तो ऊपर फॉर्मेट पता है, इसमें सेंटेंस मिला हमें, एक्टिव वॉइस में आएगा, क्वेश्चन इस टाइप से आएगा। कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आएंगे, इस तरह का क्वेश्चन भी आएगा। हेल्प वर्ब नहीं है वाक्य में, ये क्वेश्चन, लेकिन जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं है पैसिव वॉइस में ये वाला क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन हमें नहीं मिलेंगे, क्योंकि जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को ही तो सब्जेक्ट बनाते हैं। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना होता है, और जब वाक्य में ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा सब्जेक्ट इसको बनाएंगे। इसलिए वाक्य में ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये सेंटेंस इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो ये अलग अलग सेंटेंस स्ट्रक्चर थे, और इसमें एक और आएंगे, हालांकि वो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट थे, एक तो डबल ऑब्जेक्ट वाला मिल सकता है, इसका ध्यान रखें। ऐसा सेंटेंस जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं हो, ठीक है। दूसरा हेल्प वर्ब नहीं हो, इसको मैं आगे जो रूल आएंगे उनमें बताऊंगा, जिसमें हेल्प वर्ब नहीं हो क्या होता है। तो ये आगे और आ जाएंगे, लेकिन यही ध्यान रखना। अब क्वेश्चन मिला हमें इस स्ट्रक्चर में, सब्जेक्ट है, हेल्प वर्ब है, मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट है और अदर्स। जब हम इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे, सबसे जरूरी है ये समझना, ये मैथमेटिकल सूत्र मान के चलो कि ये मैथमेटिकल सूत्र है हमारे पास। ये हमें क्वेश्चन आया, इसका हमें आंसर याद देना है। आंसर क्या होगा, जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे, इस क्वेश्चन से आंसर बनाएंगे, तो ये जो ऑब्जेक्ट है, किस ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिख दिया, ऑब्जेक्ट मीन्स इस ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया। भाई आगे लिखोगे
तो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। मेन वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म आती है। और जब सेंटेंस शुरू होता है वो सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो इस ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? सब्जेक्ट बनाना है। अगर कोई यहाँ नाउन है तो नाउन का नाउन ही रहेगा, नाउन में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। ऑब्जेक्ट हेल्प वर्ब दिया है, हेल्प वर्ब लिख दिया, इसका ध्यान रखना ये सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हेल्प वर्ब सिंगुलर आएगी। बाई चांस प्लूरल हुआ तो हेल्प वर्ब भी प्लूरल ही आएगी। टेंस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, टेंस जो है वही टेंस रहेगा। इतना हो सकता है हेल्प वर्ब सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर हो सकती है, ये भी जरूरी नहीं, ये सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी हेल्प वर्ब, सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। ठीक है, हेल्प वर्ब। उसके बाद बी, बीन, बीन, ये क्वेश्चन में कहीं नहीं थे और ये लगा दिए। कैसे लगाए, क्यों लगाए, इसको अभी मैं बताऊंगा, पहले इसको पूरा कर लो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगा दिया, हेल्प वर्ब लगा दी, बी, बीन, बीन। ये क्वेश्चन में नहीं थे लेकिन आंसर में आए। कैसे आए अभी बताता हूं। वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म, जब भी एक्टिव से पैसिव बनाओ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है। पूछने की बात नहीं है कि कौन सी फॉर्म लगाऊं। एक्टिव से पैसिव चेंज करते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। जब भी पैसिव वर्ब बनाओगे लगी बाई सब्जेक्ट प्लस अदर्स। जो भी आंसर तुम्हारा बनेगा, जो भी पैसिव वॉइस बनेगा वो इसी सूत्र में बनेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमने आगे रख दिया, हेल्प वर्ब जो दिया है हेल्प वर्ब लगा दिया। उसके बाद बी, बीन और बीन। कब आएगा कब नहीं आएगा अभी बताता हूं। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म या थर्ड फॉर्म है तो भी थर्ड फॉर्म में लगेगी, फर्स्ट फॉर्म में। इस हर कंडीशन में पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। बाई सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे जोड़ा, बाई से अदर्स। इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद अदर्स आ सकता है और बाद में बाई सब्जेक्ट आ सकता है, या बाई सब्जेक्ट पहले लगा दो और अदर्स पीछे लगा दो, इसमें चेंज कर सकते हो। अब मैंने बताया था बी, बी और बी जो क्वेश्चन में नहीं थे और यहां लगा दिए। क्यों लगाए, कैसे लगाए, देखो जब ये हेल्प हुआ क्वेश्चन में विल, शैल, कैन, मे, मस्ट और एक रूल आएगा बाद में, लास्ट में आएगा टू। ठीक है ना, इन सब के साथ बी लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बी। जैसे यहाँ विल आ गया विल तो विल के साथ विल बी, शैल होगा तो शैल बी, कैन होगा तो कैन बी, मे होगा तो मे बी, मस्ट होगा तो मस्ट बी। ठीक है, जो भी हेल्प आता है इनमें से कुछ भी हमें मिलता है इन सब के साथ बी लगेगा। केवल बी इन्हीं के साथ लगेगा और किसी के साथ बी को नहीं लगाना। बी आ गया। जब हमारी ये हेल्प वर्ब हैज, हैव, हैड इनके साथ लगाना बी। हैज है तो हैज बी, हैव है तो हैव बी और हैड है तो हैड बी। इन सब के साथ बी ने लगेगा। जैसे इनके साथ बी लगाया, इनके साथ क्या लगेगा, बी। जब सेंटेंस में इज, एम, आर, वाज,
वर के साथ बीइंग। इजेमार या वाजवर हमारे क्वेश्चन में होने चाहिए, ध्यान रखना। इजेमार वाजवर कहाँ होने चाहिए? क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में इजेमार वाजवर नहीं है, क्वेश्चन में अगर इजेमार वाजवर नहीं है तो हमें बीइंग नहीं लगा सकते। बीइंग केवल इन्हीं के साथ लगेगा। किसके साथ? इज कॉमा एम कॉमा आर या वाज या वर। क्योंकि ये मैं बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूँ? मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना तो पैसिव वॉइस में इजेमार में से लगाते हैं। सेकंड फॉर्म आती है तो वाजवर में से लगाते हैं। आप भूल जाते हो इजेमार वाजवर के साथ बीइंग लगा दिया, तभी मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ क्या कि जो बीइंग जो लगेगा वो क्वेश्चन में इजेमार या वाजवर होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में इजेमार वाजवर नहीं है तो हम बीइंग नहीं लगा सकते। ठीक है। अब कभी कभी क्या होगा, बाद में हेल्प वर्ब नहीं आती। मैंने बताया ना दो ऐसे टेंस होते हैं जिनमें हेल्प वर्ब नहीं आती। कौन कौन से टेंस होते हैं? प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल। इसमें क्या मिलेगा? सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स। जिस सेंटेंस में हेल्प वर्ब नहीं हो फिर किसको देखते हैं? फिर देखेंगे मेन वर्ब। जिस वाक्य में हेल्प वर्ब नहीं हो फिर उसके बाद किसको देखते हैं? मेन वर्ब। अब मेन वर्ब को क्या देखेंगे? मेन वर्ब को देखेंगे या तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। फर्स्ट फॉर्म होती है तो वो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट सिंपल। या यहाँ पे फॉर्म होगी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म। जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं, नकारात्मक बनाते हैं, इसमें नॉट लगाते हैं तो लग जाता है डू या डस। और इसको जब नेगेटिव बनाएंगे तो लग जाएगा डिड। क्या लगेगा? डिड। मेरा कहने का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है या डू या डस दिया हुआ है तो हेल्प हुआ लगेगा इज कॉमा एम या आर। सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगाना, प्लूरल है तो आर लगाना, आई है तो एम लगाना। इसी तरह सेकंड फॉर्म या डिड दिया हुआ है तो लगाओगे वाज या वर। क्या लगाओगे? वाज या वर। अब यहाँ पे एक चीज और बतानी है सेंटेंस बनाने से पहले। आई, माई, मी, वी, अवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, it, its, it, they, their, them। जैसे ये सूत्र बताया मैंने, इसमें मैं हेल्प वर्ब लिख रहा हूं। जैसे ये सूत्र बताया, ये होती है सब्जेक्टिव फॉर्म। कौन सी फॉर्म होती है? सब्जेक्टिव, जो हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पे काम आती है। कहाँ काम आती है? सब्जेक्ट के स्थान। उतारो बच्चों, उतारो, आप लिखो इसको।
वी, यू, ही, सी, इट, दे। ने भी हो सकता है, कोई नाउन भी हो सकता है, जो हमेशा सब्जेक्ट के स्थान पे आती है। ये होती है ऑब्जेक्टिव फॉर्म। ऑब्जेक्ट फॉर्म हमेशा हमें कहाँ मिलेगी? ऑब्जेक्ट के स्थान पर। ऑब्जेक्टिव फॉर्म हमेशा ऑब्जेक्ट के स्थान पर ही मिलेगी। अब हमें क्या करना है? पहले मैंने तो बताया, जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो हमेशा इससे इसमें चेंज करेंगे, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को जब आगे लेके आएंगे तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट फॉर्म आएगी। जैसे मी आया तो मी का आगे क्या हो जाएगा? आई। अस ऑब्जेक्ट है, अस का क्या होगा? बी। यू का यू ही रहेगा। हेम का सब्जेक्ट क्या होगा? ही। हर का सी। इट का इट ही रहता है, और देम का दे। इसी तरह जब सब्जेक्ट को पीछे लेके जाओगे, बाई सब्जेक्ट होता है, मीन्स ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगी, तो इस फॉर्म को सीधी बात सब्जेक्ट के स्थान पर सब्जेक्टिव फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। इसको बोलते हैं हम पजेसिव फॉर्म। पजेसिव। और ये कभी अकेले नहीं आती, ये फॉर्म अपने साथ एक नाउन लेके आती है। क्या आती है? नाउन। पजेसिव फॉर्म माई। अगर मैं बोलूं माई, शायद नहीं समझ पाओगे। मैंने बोला माई पेन, माई फ्रेंड, माई हाउस, माई बाइक, समझ गए? ठीक है। तो पजेसिव फॉर्म के साथ हमेशा क्या आता है? कि नाउन आता है, और नाउन आने पे ये पजेसिव फॉर्म सब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकती है, ऑब्जेक्ट के स्थान पे भी आ सकती है, और अदर्स के स्थान पे भी आ सकती है। नाउन के बाद में सब्जेक्ट के स्थान पे, ऑब्जेक्ट के स्थान पे और अदर्स के स्थान पर आ सकती है ये फॉर्म। और इसमें कभी कोई किसी प्रकार का चेंज नहीं होता। इस फॉर्म में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होता। ये वही रहेगी। चेंज जो होगा सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट ये फॉर्म आएगी, और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट में ये फॉर्म आएगी। तो ये मेन स्टार्टिंग इसका जो सूत्र था ये था। बिना इसके किसी भी सेंटेंस को बनाना इम्पॉसिबल होगा। हमें ये भी पता होना चाहिए कि बी किसके साथ लगाते हैं, बीन किसके साथ आएगा, बीइंग किसके साथ लगेगा। जब वाक्य में हेल्प वर्ब ही नहीं दिया हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म के लिए हम क्या लगाते हैं? इज एम आर। वर्ब की जब सेकंड फॉर्म दी हुई हो तब हेल्प वर्ब क्या लगाते हैं? तब लगाएंगे वाज वर्ब। ठीक है। और डू या डज हो वही इज एम आर, और डिड हो वाज वर्ब। तो ये मैंने आपको सब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, पजेसिव फॉर्म ये बताई। मैं जब तक एक दो एग्जाम्पल लेता हूं। इसको अभी नहीं बताऊंगा मैं। She will cook food in the kitchen. मैंने लिखा she will cook food in the kitchen. she सब्जेक्ट हो गया, will हेल्पर हो गई, cook मैनर हो गया, फूड ऑब्जेक्ट है, ये अदर्स है। वही सब्जेक्ट, हेल्पर, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर्स। वही फॉर्मेट है जो क्वेश्चन में बताया है। मोस्टली इसी प्रकार के फॉर्मेट हमारे
सबसे पहले ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? कोड, क्योंकि ये नाम है, किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। कोड हेल्प और विल, जो भी हेल्प दिया हुआ है वही हेल्प को लगाएंगे। पर्सन चेंज कर सकते हैं, पर्सन मीन्स नंबर, सिंगुलर से प्लूरल या प्लूरल से सिंगुलर। विल, और विल के साथ क्या लगाया? अभी मैंने बताया था बी, ऑब्जेक्ट प्लस हेल्प वर्ब बी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब क्या है? कुक है, कुक्ड बाई। अब यहाँ सी दिया हुआ है, सी की ऑब्जेक्ट फॉर्म क्या होती है? ये सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट को जब पीछे लेके जाएंगे तो पीछे हमेशा कौन सी फॉर्म लगेगी? ऑब्जेक्ट फॉर्म लगेगी। सी की ऑब्जेक्ट फॉर्म हर, इन द किचन। देख लो सूत्र वही है, ऑब्जेक्ट हेल्प वर्ब बी, बी में से में विल के साथ क्या लगा दिया? बी लगा दिया। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट अदर्स। जो भी क्वेश्चन बनेगा इसी सूत्र में बनेगा। और क्वेश्चन देखते हैं। He can solve the problem. He can solve the problem. जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, सब्जेक्ट हेल्प वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। जरूरी है कि वाक्य में ऑब्जेक्ट तक मिले, क्योंकि बिना ऑब्जेक्ट के पैसिव वॉइस चेंज नहीं होगा। अदर्स है तो अच्छा, नहीं है तो और भी अच्छा। ठीक है, सब्जेक्ट है, वर्ब है, मेन वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब सेंटेंस हमारे लिए सफिशिएंट है। द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। हेल्प और कैन, कैन के साथ क्या आया? बी आया। मेन वर्ब की तरफ सॉल्व्ड बाई ही की ऑब्जेक्टिव फॉर्म एन। जब आगे से पीछे लेके जाओगे तो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगेगी। तीसरा, यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स। यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, सब्जेक्ट हेल्प वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट। मैंने बोला पजेसिव फॉर्म के साथ हमें हमेशा नाउन मिलेगा। ये नहीं पजेसिव फॉर्म को अलग कर दिया, नाउन को अलग कर दिया। पजेसिव फॉर्म के साथ हमेशा नाउन को रखना है। क्या बनेगा? योर एल्डर्स मस्ट बी, मस्ट के साथ क्या लगा दिया? बी। कोई विल हो, शैल हो, कैन हो, मे हो, मस्ट हो। मस्ट बी ओबेड भाई, यू का यू ही रहता है। तो ये जो सेंटेंस थे जिनमें हमने विल के साथ बी लगा दिया, कैन वाला सेंटेंस था, कैन के साथ क्या लगा दिया? बी लगा दिया। मस्ट था, मस्ट के साथ बी लगा दिया। तो ये फर्स्ट जो रूल था कौन सा, जिनके साथ हमें बी लगाना था? विल, शैल, कैन, मे, मस्ट, इन सब के साथ। बाकी फॉर्मेट तो वही है। क्या? जैसे क्वेश्चन आएगा सब्जेक्ट हेल्प वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट अदर्स, सबसे पहले हमने ऑब्जेक्ट को लिखा,
हेल्प और विल के साथ क्या लगा दिया, बी लगा दिया। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म, सोचना ही मत कौन सी फॉर्म लगाओ, एक ही ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी है, बाय सब्जेक्ट अदर्स। इसी तरह ही कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ऑब्जेक्ट क्या है, द प्रॉब्लम। हेल्पर कैन के साथ क्या लगा दिया, बी लगा दिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म सॉल्व बाय हिम, द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय हिम। यू मस्ट ओबे योर एल्डर्स, ऑब्जेक्ट क्या है, योर एल्डर्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। तो हमें सबसे पहले ये पहचानना है कि वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, वाक्य में हेल्प वर्ब क्या है, वाक्य में मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और अदर्स क्या है। जब हमें ये सब पता चल जाएगा, केवल इस सूत्र में, ये मैथमेटिकल सूत्र है, केवल इसमें हमें ये संख्या है, इस संख्या को इसमें रखना है, बस बात खत्म। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, हेल्प वर्ब लगा दी। अब आपको पता है बी कहाँ लगाना है, बी कहाँ लगाना है और बी कहाँ लगाना है। बी विल शैल कैन बी मस्ट, टू और आएगा लास्ट वाला, बी लगाओगे। हैज हैव हैड हो, बी लगेगा। क्वेश्चन में अगर इजेमार वाजवर हो तो बी लगाएंगे। हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, इस आंसर में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाई सब्जेक्ट और उसके बाद अदर्स। इसमें चेंज कर सकते हो, अदर्स को पहले लिख सकते हो और बाई सब्जेक्ट को पीछे। तो इस प्रकार से केवल एक प्रकार के एग्जाम्पल मैंने कराए और आगे आने वाले वीडियो में आपको और भी, अभी तो एग्जाम्पल चलेंगे ये, इन एग्जाम्पल के साथ साथ आपको भी जरूरी है कि घर पे रह के इनकी जो अफर्मेटिव की एक्सरसाइज है मेरे साथ साथ इनको करें। तो आज जो आपको एक्सरसाइज करनी है, हालांकि आप कंप्लीट इसी सूत्र से जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है इससे कंप्लीट एक्सरसाइज कर सकते हो अफर्मेटिव वाली। हालांकि अपने केवल एग्जाम्पल जो हुए हैं वो हुए हैं किसके, विल शैल कैन बी मस्ट के, जो बी वाले जिसमें हम बी लगाते हैं। आगे अपन को बीन भी लगाना है जो हैज हैव हैड के साथ लगेगा, बीइंग भी लगाने हैं, इजेमार वाजवर के साथ लगेगा। ऐसे कुछ सेंटेंस होंगे जिनमें न तो बी लगेगा, न बीन लगेगा और न ही बीइंग लगेगा। उन सेंटेंस में वो कौन से सेंटेंस होंगे वो आपको नेक्स्ट वीडियो में ये सारा मिलेगा। थैंक यू।